वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है अपनी PSL और सनसनी खेज मुकाबले जारी हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर टकराएगी कराची किंग्स से। दोनों एक दूसरे से इसलिए भी टकराएंगी कि दोनों बॉटम की टीम्स हैं। दोनों ने कुछ जीत का ज़्यादा मज़ा नहीं चखा। एक ने एक मैच जीता, एक ने 2 मैच जीते हैं। और अब देखना यह होगा कि दोनों टीम्स यहाँ से अपना मोमेंटम कैसे पकड़ती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीता, लेकिन मैं कहूँगा कमाल की रिकवरी की थी कोयटा ग्लैडिएटर ने। 6 ओवर में 19 रन 4 खिलाड़ी आउट थे, 7 ओवर में 26 रन 4 खिलाड़ी आउट थे। और वही 4 खिलाड़ी आउट के बाद जैसे नवाज और जतरान ने उस इनिंग्स को बिल्ड किया है, वो एक कमाल की पार्टनरशिप थी जो 120 प्लस की पार्टनरशिप हुई। एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्टनरशिप थी, जिसके बाद जाकर 180 के करीब स्कोर खड़ा किया, 179 किया और 180 का टारगेट दिया। बड़ा टारगेट था, मुश्किल हुई इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद ने भी अपनी विकेट्स लॉस की, 2 विकेट से सिर्फ इस्लामाबाद जीता। आजम आउट हुए और उसके बाद फ़हीम अशरफ खड़े थे। लकीली अगर फ़हीम अशरफ भी आउट हो चुके होते तो यकीनी तौर पर पलड़ा कोयटा का कल भारी लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी उनसे गलती हो गई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ओडेन स्मिथ को किसने उन्हें बता दिया है कि वो डेथ बॉलर है। यहाँ पर नवाज डेथ बॉलिंग में नहीं कुछ कर पा रहा, इमाद खुद कुछ नहीं कर पा रहा, मोहम्मद आमिर डेथ बॉलिंग से बच रहा है। जहाँ पर नसीम शाह को डेथ बॉलिंग में स्कोर पड़ रहे हैं, वहाँ पर लाहौर के बॉलर्स मुस्तनद हैं। तो ओडेन स्मिथ जैसे जो बहुत ही कम रेंज के बॉलर हैं, जिनकी पेस बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा बाउंस मारने की अहलियत नहीं है, वो डेथ ओवर कर रहे थे। बहरहाल जी, ये सब कुछ हुआ। अच्छी चीज़ ये हुई कि PSL जिसके लिए मशहूर है, यानी PSL में कभी भी ये नहीं हुआ कि जो चेक्स मिलते हैं प्लेयर्स को, जो उनकी अदायगियाँ होती हैं, वो रुकें। इस बार थोड़ी सी डिले हुआ, लेकिन उसकी वजह ये थी कि ड्राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। तो पहली 5 जो टीमें हैं उनके 70% अदायगियाँ हो गई हैं और आज ही के रोज़ बाकी टीम्स, यानी एक गुज़िश्ता जो एक टीम है उसकी भी अदायगी हो जानी है। शाम 7-8 बजे तक ये मामला भी निपट जाएगा। तो 70% के करीब अदायगियाँ हो गई हैं, तो ये मसला भी अपनी जगह पर। डेविड वार्नर PSL खेलने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब है। 2-3 ट्वीट्स हो चुके हैं, वो खेलना चाहते हैं। अब देखते हैं कौन उन्हें बुलाता है। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर, रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट और कुलसूम जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों हजरात का। पहले मेहमान को मौका दें काशिफ भाई। चलें जी, कुलसूम कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई कुलसूम, क्या मसला है कराची का? पहले कराची पे बात करेंगे, फिर हम करेंगे कोयटा पे बात और फिर गुज़िश्ता मैच पे। पहले बताएं कराची का आपको क्या इशू लग रहा है? जीत क्यों नहीं रही, क्या प्रॉब्लम है? 2-2 3-3 रन से हार रही है पर जीत नहीं रही। मुझे लगता है कि कराची में सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा है, वो खेल रहा है इमाद वसी, और इसके अलावा शुएब मलिक भी मौजूद हैं और डिफरेंट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन वो जो मैच विनिंग जो प्लेयर होते हैं वो नहीं है इसमें। आई थिंक इस पे जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही नहीं बन रहा है। तबरेज़ शम्सी भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीम परफॉर्मेंस वैसे ही है। अच्छा एक बात बताऊं कुलसूम, हम भी जब डिस्कस करते हैं ना तो कॉम्बिनेशन की डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉम्बिनेशन बन के नहीं दे रहा। रिजवान भाई ज़रा इस पर हो जाए बात, फिर मैं ज़रा कोयटा और इस्लामाबाद वाले मैच पर भी आऊँगा और फिर कोयटा और कराची के मैच पर भी आज पोस्टमार्टम हो जाए। नहीं, उससे पहले तो मैं ये ऐड करूँगा जो आपने डेविड वार्नर वाली बात की, और उससे पहले एरन फिंच ने भी कहा था कि मुझे PSL खेलने का बड़ा शौक है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है इतने छोटे छोटे प्लेयर्स कौन सी टीम में फिट होंगे। ना कराची में जगह बन रही है इनकी, ना कोयटा में। ये तो ऑर्गेनाइजर जो सिलेक्ट कर रहे हैं टीम, उनको सोचना चाहिए कि यार आप वार्नर सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप एरन फिंच सेलेक्ट नहीं कर रहे, और आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो आपको जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए बेसिकली जो है क्रिकेट वो है टीम गेम। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आपको आजम खान की हो गई या किसी और की हो गई, वो एक आध मैच तो जिता देते हैं। जिस तरह मकलम था उसका न्यूजीलैंड वाला, जो एक आध परफॉर्मेंस तो वो जिता देते हैं। लेकिन आपके गप्टिल की बात तो हाँ, मैं सॉरी गप्टिल की कह रहा हूँ। लेकिन जब जो टीम ने कंसिस्टेंटली जीतना होता है, 10 में से 7, 6, 8 मैचेस जीतने, उसमें एवरीबडी हैज़ टू परफॉर्म अ रोल। अकेला इमाद वसीम कराची को नहीं जिता सकता। शुएब मलिक, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया, लेकिन शायद वो उल्टा पड़ गया उनको, बिकॉज वो अपने भी इज पास्ट इज प्राइम, पाकिस्तान टीम में आने का उनका चक्कर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी राइट नाउ। मैं तो हमेशा वैसे ही कहता हूँ यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आती कि कराची वाले ये कह रहे हैं कि जी कासिम अकरम की जगह नहीं बन रही टीम में। भाई आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखो, आप जिधर खड़े हुए हो वहाँ से अगर कासिम अकरम भी आपकी टीम में नहीं आ सकता एज एन इमर्जिंग यंगस्टर, तो फिर आपका जीतने का कोई चांस ही नहीं है। इरफान न्याजी की जगह है ना काशिम भाई, उसकी होते हुए कैसे खेल सकता है?
कासिम अकरम, उसकी जगह ही नहीं बन सकती, इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा है। देखें, कराची किंग्स की अगर आप बात करें तो कराची किंग्स का मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ, दोबारा से उसको दोहरा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम उनकी मैनेजमेंट का है, उनके जो बेंच पे बैठी हुई हैं इतने बड़े थिंक टैंक जो बैठे हैं उनका प्रॉब्लम है। उनकी डायरेक्शन जो है वो यूनिलैटरल डायरेक्शन है, एक ही तरफ वो देखी जा रहे हैं, वो दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देख रहे। आउट ऑफ बॉक्स कोई सोचना नहीं चाहता, कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता। उनको बड़े नामों के साथ मसला है, वो चाहते हैं सिर्फ बड़े नाम टीम के अंदर रहें, चाहे वो परफॉर्म करें चाहे वो परफॉर्म ना करें। आपने बेन कटिंग को देख लिया, बेन कटिंग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या परफॉर्म करके दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैथ्यू वेड के ये समझ नहीं आ रही कि ये ओपनर है या 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे। किंग्स की फुलर को देख लें, बेंच फुलर टाई को देख लें आप, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नेशनल टीम में जगह भी इनकी मुश्किल से बनती है। एक सिर्फ जुमला ऐड कर दूं, ये चले हुए कारतूसों के साथ आप T20 नहीं खेल सकते। ऐसे जुमले आप ही माशाल्लाह अदा कर सकते हैं, हम तो किधर अदा कर सकते हैं, हमारी इस्तात ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी, अच्छे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब अगला जो PSL है उस पर फोकस करे कराची किंग्स आज से ही, और कोशिश करें 90% ऑफ द टीम को विकेट कर दे, निकाल दे इनको यहाँ से बाहर, और फिर नए चेहरों को लेकर आए, नए। लेकिन ये सीजन तो निकल गया ना काशिफ शबीर साहब, ये सीजन तो निकल गया ना यार, ये सीज़न तो निकल गया, लेकिन जिस तरह 7वें सीज़न में नहीं सोचा 8वें के बारे में, 8वां भी निकल गया। अगर 8वें के वक्त 9वें के बारे में नहीं सोचेंगे वो भी सीज़न निकल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आज इस गलतियों को सोचें, पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ गलतियाँ हैं हमसे, हमारा प्रॉब्लम है, हमने गलत किया है फैसले, फिर जाकर आप सही जगह पे पहुंचेंगे। अगर आप यही भी नहीं सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए अच्छा, जरा पॉइंट्स टेबल पे भी थोड़ी सी बात करूं, फिर जरा वापस आएंगे हम मैचेस पर और टीम्स पर। 12 पॉइंट्स के साथ लाहौर कलंदर पहली टीम हो गई है जी जो प्लेऑफ में पहुंची है। दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 10 पॉइंट लिए, प्लेऑफ में पहुंच गई है। मुल्तान सुल्तान के अभी 8 पॉइंट्स हैं, पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट्स हैं, कराची किंग्स के 4 हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के 2 हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के पास मैचेस 3 हैं, कराची के पास 2 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी के पास 4 मैचेस हैं, मुल्तान सुल्तान के पास अभी 3 मैचेस हैं। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के भी 3-3 मैच बाकी, और यकीनी तौर पर वो इन्हीं के साथ हैं, जिनमें से पेशावर, एक कोयटा और कराची, ये मैचेस रह जाएंगे, और फिर एक मुल्तान वाला मैच होगा किसी का। तो ये सिचुएशन है। कुलसूम, क्या देख रही हैं, क्या कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो पाएगी पॉइंट्स टेबल पे? अगर ये 3 मैचेस भी कोयटा जीत जाती है, तो वैसे खैर 3 जीतना नामुमकिन ही है, लेकिन अगर जीत जाती है तो 8 पॉइंट हो जाएंगे कोयटा के भी। हाँ, यहाँ पर ये होगा कि अगर कोयटा अगर जीत जाती है, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर इनको जो इनके पास जो टीमें हैं वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल टीमें हैं जिनसे मुकाबला करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। कोयटा में जो कुछ प्लेयर्स हैं, उमर अकमल, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, नवाज की भी अच्छी रही, लेकिन वही बात आती है कि यहाँ पर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी प्लेयर्स में। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो प्लेयर्स वो बैटिंग, वही कराची किंग्स वाला मसला इनके पास वही है कि उनका वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। तो यही वजह है कि ये मुसलसल हारते हुए जा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल की मजीद ये अगर टॉप पर भी आ सकती है या फिर ये प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है ये टीमें। लेकिन अभी तक जो प्ले ऑफ के लिए लग रहा है, जो बिल्कुल क्लैरिटी है, वो तो मुझे जो लग रही है वो लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद और मुल्तान की लग रही है। फिर रह गई पेशावर और कराची किंग्स। तो इन दो के दरमियान मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मैचेस अभी थोड़े ही बाकी हैं। कराची के पास अभी सिर्फ 2 मैच हैं, 8 पॉइंट्स लेती है। पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस हैं। जी, पेशावर ज़ल्मी जी पेशावर ज़ल्मी का भी चांस है, क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। बाबर आजम है, वो कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा कैट मोर है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी जो बॉलिंग जो की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन कर सकते हैं पेशावर ज़ल्मी भी। कराची किंग्स से जो बात करें कि आगे क्वालिफाई करने की, आगे उसका जो सफ़र है वो जारी रहेगा। अच्छा, पेशावर के पास बॉलिंग में कुछ वीकनेस है रिजवान भाई? ये मामला पेशावर के लिए प्ले ऑफ में अगर पहुंच भी जाए तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है? नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री। प्ले ऑफ में अगर पहुंच जाते हैं तो फिर तो वाकई खतरनाक है, लेकिन अभी तो पेशावर प्राइम पोजीशन में है क्योंकि उनके 4 मैचेस रहते हैं। बेसिकली आपका जो ऊपर का जो 3 टीम्स की आपने बात की, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, वो तो उनका आपस में एक अलग मैच पड़ा हुआ है कि 1 और 2 किसने क्वालिफाई करना है, ताकि वो डायरेक्ट क्वालिफायर में जा सकें और जो एलिमिनेटर है उससे बच जाएं। जो 3rd और 4th के लिए मैच है जिसके अंदर वो क्वालिफाई करना, उसमें मुल्तान वो इस्लामाबाद इज़ प्रीटी सेफ, मुल्तान भी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी उसमें कम्पीट करी। और 4 मैच होने का फ़ायदा ये है कि जब टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं ना तो वो थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो जाती हैं,
जिस तरह लाहौर मुल्तान हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो मुल्तान बल्कि इस्लामाबाद भी, तो वो कंप्लेसेंसी में शायद पेशावर को चांस मिल जाए। कराची का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, वो दोनों जीतेंगे तो फिर 8 पॉइंट पर जाके रन रेट के ऊपर फंसते हैं। कोयटा को भी अपने तीनों जीतेंगे तो 8 पॉइंट पे आते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोयटा और कराची अपने जो 2 या 3 मैच रह गए हैं उसमें आप मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद को हरा सकें। सो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक वो ऊपर की 3 टीमें तो अपनी जगह पे, साथ अगर कोई प्राइम पोजीशन में है तो वो पेशावर है, और उनकी बॉलिंग के इश्यूज अपनी जगह पे हैं। वहाँ पे उनका वहाब रियाज ने वो कंसिस्टेंसी इस साल नहीं दिखाई, बेशक वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर की कमी है। जिस तरह मुल्तान ने 2 यंगस्टर्स ट्राई किए हैं, और ऑफ कोर्स उनके पास स्पिन में भी थोड़ी सी क्वालिटी की कमी है। हाँ जी काशिफ भाई, पेशावर ज़ल्मी क्या कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर कोई थोड़ा सा कंपटीशन दे पाएगी? वैसे तो 3 मैचेस हारना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, एक टीम का मोमेंटम भी बना हुआ है, और 3 मैचेस कहना कि वो हार जाए तो ये तो अजीब बात होगी कि एक जीते तो 8-8 पॉइंट से सबका मैच पड़ जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन क्या लगता है कोई कोयटा तो मुझे नहीं लगता कोई टफ टाइम किसी को देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि वो इम्प्रूव करने की तरफ जा भी नहीं रहे। सर ओडेन स्मिथ को लास्ट ओवर कराने की कुतुब नहीं वो इस वजह से क्यों नहीं करना चाह रहे भाई? आपने उमर अकमल की बैटिंग नहीं देखी, कितनी शानदार। नहीं देखें, ओडेन स्मिथ को जहाँ तक आपने बात की, उसको आखिरी ओवर इसलिए दिया गया क्योंकि उसको छुपाई जा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि आखिरी ओवर में इतने रन्स रह जाएं कि ओडेन स्मिथ जैसा बॉलर भी जो है वो निकल जाए किसी तरीके से। वो नहीं निकल सका। मेरा तो ख्याल है कि अगले मैचेस में ओडेन स्मिथ की जगह भी नहीं बननी, तो सो बाय बाय टू ओडेन स्मिथ फॉर द रेस्ट ऑफ। फिर किसकी जगह बन रही है? जगहें तो उनके पास बनी नहीं रही ना। मेरा ख्याल है इंजरी से निकल आएंगे और हसनैन शायद वापस अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाए। हसनैन को निकाला क्या ओडेन स्मिथ की वजह से गया था? नहीं, वो तो इंजरी थी। हसनैन को तो इंजरी थी जिसकी वजह से उनके घुटने में, उनके पैर में चोट लगी। कल हमारी मुलाकात हुई थी हसनैन से, तो बता रहे थे कि पाँव में चोट है जिसकी वजह से वो नहीं खेल सक रहे। लेकिन ये है कि वैसे बताऊं कुछ प्लेयर्स बेचारे बता यही रहे, अब्दुल्ला शफीक जो है वो फिट थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का कमबैक इतना जबरदस्त हुआ। देखें जब मौका मिला, देखिए लाहौर की टीम जो है ना उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, हर कोई स्कोर कर रहा है। मतलब ये कमाल है कि किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं, हर कोई विकेट, हाँ हर कोई विकेट ले रहा है, खाली राशिद पे या शाहीन पे नहीं बैठे वो। जी हाँ, लाहौर से बात करने से पहले जिस तरह इन्होंने कहा रिजवान ने कि जी उमर अकमल ने बड़े ज़बरदस्त कमबैक किया, बहुत अच्छी इनिंग खेली, तो जी हाँ वन ऑफ इनिंग तो आपको खेलनी चाहिए ना। आखिर इतना अरसा आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। मैं कह रहा था कल तो लेकिन बस फड़कता दिया है जो बस आखिरी मराइल में अपनी अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। लेकिन यार ये बात यहाँ करनी चाहिए रावलपिंडी की पिच की। पिच बहुत ज़बरदस्त पिच है जहाँ बाउंस आप नहीं, यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपको बाउंस बिल्कुल एक लेवल पे मिल रहा है। ये बाकी ग्राउंड्स की तरह नहीं है कि ड्यूल पेस हो, ड्यूल बाउंस हो, बिल्कुल फ्लैट विकेट, बाउंस सही मिल रहा है। स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है इस विकेट के ऊपर। ढेर और ढेर रन्स इसमें मौजूद हैं। वहाँ पर उमर अकमल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक ये भी इशू है कि बॉल आप हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ कराते हैं, वो बड़ी अच्छी पेस के साथ, बड़ी फ्रेंडली पेस के साथ आती है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं कहूँ ना कि उमर अकमल ने सामना नहीं किया स्पिनर्स का, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो खड़े मैंने कल जितने शॉट्स देखे हैं वो खड़े खेले हैं उन्होंने, और एक ही स्टाइल में उनकी बॉडी बहुत रिस्पॉन्सिव, अब वो क्विकनेस, वो शार्पनेस, वो अब रिफ्लेक्स। लेकिन सरफराज ने एक ये भी अच्छा काम किया ना कि उसने उमर अकमल को रोकता रहा, क्योंकि उमर अकमल को अगर आप 4 ओवर देंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर आप 8 ओवर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं मारूं या रोकूं, आगे करूं। लेकिन यहाँ मिल गया था ना 10वें ओवर में आसिफ को आने का, तो कुछ लेकिन अगर कल के मैच की अगर हमने बात करनी शुरू कर ही दिया है तो मैं समझता हूँ कि क्या ज़बरदस्त आज़म का एक टर्न अराउंड है। ये वही आज़म है कि जहाँ पर हूटिंग हुआ करती थी जब वो पिंडी स्टेडियम में खेलता था, और ये वही जगह है जहाँ सारे आज़म के नारे लग रहे होते हैं। और लेकिन कल की इनिंग जो उसने बनाई है बिल्कुल प्रेशर में नहीं था। स्कोर रन रेट जब वो आया था उस वक्त 8.5 का रिक्वायर्ड रन रेट था और 11 का करंट रन रेट था, और जब उसने मारना शुरू किया उस वक्त 10.5 पौने 11 का आस्किंग रन रेट हो गया था और करंट रन रेट नीचे हो गया जी, 8 था, 7-8 था। सिंगल डबल और फिर अपनी ईज के मुताबिक वो खेलता था। अच्छा फ़हीम बड़ा अच्छा खेल रहा है जी, फ़हीम की बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट देखी मैंने कल भी मैच। बात करूंगा, कल तो उन्होंने अपने ऑपोजिशन टीम में अपने वालिद का सर फखर से बुलंद कर दिया। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कुलसूम, एक चीज़ आपसे पूछूं, एक जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ तो हमने देखा कि नवीन को मोइन खान कुछ समझाने के लिए आए, तब आज़म खेल रहे थे, तो क्या समझा रहे होंगे कि आज़म को कैसे आउट करना है या फिर फ़हीम अशरफ को? नहीं, छक्के कैसे खाने। कुलसूम आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैं कह रहा हूँ
कल मोइन खान किसको आउट करने के लिए समझा रहे होंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में, फहीम अशरफ को या अपने बेटे आजम खान को? नहीं, वो समझा रहे हो कि भाई मेरा बेटा खेल रहा है तो आराम से बॉलिंग कराना ताकि वो अच्छे रिकॉर्ड बना सके। लेकिन मैं ये तो मजाक की बात कर रही हूँ, लेकिन बात ये है कि आजम खान ने प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस से कि इससे पहले वो कोयटा में भी खेल चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन जब उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड पे उनको लिया गया तो उन्होंने भी अच्छे इनिंग्स खेली और कल भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो इस पर प्राउड मोमेंट है मोइन खान के लिए कि जिसके लिए किसी बारे में कहा यह जाता था कि बहुत हेल्दी है और ये फिटनेस अपनी मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सबको बता दिया। कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने खेला था, वहाँ उनकी अच्छा, performance ये आपने बड़ा सही innings बात उन्होंने कही है। जब उन्होंने स्कोर करना शुरू किया तो फिर सारे लोग खामोश हुए। अब वो कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं क्योंकि गुरबाज को कीपिंग का मौका नहीं मिल रहा, आजम कर रहे हैं तो गुरबाज बिल्कुल रिलैक्स है, वो बैटिंग पे फोकस है। तो ये आप सही कह रही हैं कि अब उन्होंने अपने वेट वाले मामले को पीछे छोड़ दिया। रिजवान भाई भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात करते थे, अब ये भी इसके मुतरिफ ज़रूर हो गए। तो इस पर ज़रा कहिएगा कुलसूम, इसी मामले पे। जी, आजम खान के बारे में कहूँ या रिजवान? आजम खान के बारे में, मैं सिर्फ आजम के सुनना चाह रहा हूँ। जी एग्जैक्टली। देखिए, आजम खान ने प्रूव कर दिया खुद को। अब तो हमें ये भी किसी बात का शक भी नहीं है कि अगर उनको टीम में सेलेक्ट किया जाता है नेशनल टीम में तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज की आइंदा माह इसी माह होने वाली है तो उसमें भी उनका नाम लिया जा रहा है कि वो इस टीम में शामिल होंगे। तो दिस इज द गुड साइन। चलिए, वैसे 3 नाम है कुलसूम, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। 3 एक नाम है जिनका जिक्र अब हो रहा है और शायद शान मसूद अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं T20 के हवाले से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे और आज के मैच पर देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। चूँकि दोनों टीमें ही हार में चैम्पियंस हैं तो दोनों पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा पोस्टमार्टम कर लेंगे हम उन 2 टीम्स का जो हारने में चैंपियंस हैं और मुझे लगता है दोनों में ये दौड़ है कौन सबसे नीचे वाले पॉइंट्स टेबल पे रहेगा। तो वो हैं जी कोयटा और कराची। बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग खुद से बोलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, काशिफ शबीर साहब, कराची पे पहले बात करें, कोयटा पे करें, दोनों शानदार टीमें हैं तो आपका जिस पे दिल करे पहले करें। मेरा ख्याल है आज मैच बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच डेफिनेटली होगा दोनों का। यही भी ऐसी निकल गई। और लेकिन आज कराची के पास अपर हैंड है क्योंकि कराची में एटलीस्ट कोई डायरेक्शन तो है ना कि उनका कप्तान कुछ तो परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद आमिर उमर शुरू में बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो इस वजह से वो एक एज डेफिनेटली कराची को है। और जहाँ तक कोयटा की बात है, कोयटा का तो ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई प्लान है, ना कुछ समझ आ रही है वहाँ हो क्या रहा है, ना उनके पास कॉम्बिनेशन है। तो कोयटा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सवियर है। कोयटा का डेफिनेटली कोई पोजीशन नहीं बनने वाली। लेकिन कराची किंग्स की अगर बात की जाए तो कराची किंग्स का ऐसा है कि वो किसी वक्त भी एक अपसेट कर सकती है। आज तो मुझे लगता है कि 70-80% चांसेस कराची किंग्स के हैं और जो आखिरी मैच कराची किंग्स का होगा वहाँ पर कराची किंग्स को डिस्टर्बेंस किसी टीम के लिए क्रिएट कर सकती है, मुझे ये लगता है। रिजवान भाई, कल काफ़ी अच्छी रिकवरी की कोयटा ने। 4 आउट हुए और 6 ओवर्स में 19 रन थे, 4 खिलाड़ी आउट थे, शुरू में ही 4 हो गए ना, तो फिर 7 ओवर हुए तो 26 थे। आप हैरान कुन मेरे लिए था कि आप फिर 13-14 ओवर में जाके इतनी शानदार रिकवरी के बाद वो ले गए 100 पर उस गेम को और फिर उठाकर 180 पे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। जबकि सरफराज भी आए, आउट हो गए, शुरू के प्लेयर्स तो वैसे ही, वो यासिर तो कुछ कर नहीं रहे, वो पेशावर ज़ल्मी से भी कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। बंगल जई की रिप्लेसमेंट आए थे, जेसन रॉय नहीं है तो उन्होंने विल स्मिथ को ट्राई किया, विल स्मिथ भी नहीं खेल पाए उस तरह से। तो ये जो सिलसिला था कल, मुझे लगा शायद कल कोयटा बहुत ही अच्छे एक मोमेंटम में है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वही सरफराज अहमद की परेशानी, फिर बॉलर्स के साथ बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट भी परेशान कर देती है बॉलर को। अच्छा, कई दफ़ा आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लानी है, जिस तरह सरफराज ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बनने की कोशिश की और नंबर 1 पे आए, फर्स्ट डाउन आए,
तो वो प्रॉबली शायद सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि उनका टेक्निकली इतनी फॉर्म भी नहीं चल रही थी कि जिस पे आप कहें कि जी पीछे बड़ा तेजी से कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर या लोअर वो मिडिल शायद में। समझ रहे थे एंकर रोल के लिए। हाँ नहीं एंकर रोल तो बात की बात है ना, जब आप विकेटें तेज गिरती हैं। इसी तरह मैं जहाँ तक मैं यासिर खान को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, वो बंगल से ही थे तो 15-16 रन ज़्यादा ही बना रहे हैं, क्योंकि बंगल से ही तो 0-0-1 बना रहे थे तो उस हिसाब से इट्स अ मच बेटर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। विल स्मिथ भी एक पहला मैच बहुत अच्छा खेले थे, कल बिल्कुल नहीं चले, लेकिन आई होप कि विल स्मिथ परफॉर्म्स, यासिर खान परफॉर्म्स, और अगर शुरू में कॉम्बिनेशन अच्छा लग गया और स्कोर कर लिया तो पीछे मिडिल ऑर्डर और बैक ऑर्डर। उमर अकमल भी जी बिल्कुल। देखिए उमर अकमल तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि व्हाट अ टैलेंट जो कि पाकिस्तान ने वेस्ट किया। उन्होंने डेब्यू पे 100 की टेस्ट मैच में, और उसके बाद 15 साल हो गए आज तक 100 नहीं बना सके, बट व्हाट अ टैलेंट। पहले मैच में 100 बनाना, वो भी न्यूजीलैंड के तौर पर टैलेंट हुए। नहीं सर, उसने ज़ाया किया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है उमर अकमल जैसे टैलेंट का, वाकई एक टैलेंटेड बैट्समैन था, बट चलो यू नो व्हाट्स गॉन इज गॉन, उसको तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन ही स्टिल हैज़ द पोटेंशियल कि वन ऑफ इनिंग जिस तरह कल खेली, एक आध और अगर 30-40 की खेल गया, ज़ादरान के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। सो होपफुली कोयटा का तो अभी 3 मैचेस हैं, अगर वो सारे जीतें तो 8 पॉइंट पे आ सकते हैं एंड कैन स्टिल कम्पीट फॉर द प्लेऑफ्स। जबकि कराची का ये डू और डाई मैच है, उनके 2 मैच रह गए, अगर आज का हार गए तो फिर दे आर फिनिश्ड, तो फिर वो आखिरी मैच टूर मैच ही खेलेंगे। आखिरी मैच सारे ही टूर मैच खेलने, कोयटा का भी टूर मैच ही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखिए हमें तो ये चाहिए था कि सबके एक एक मैच रह जाए तो फिर भी चांस हो किसी के क्वालिफाई करने का, किसी के 1 या 2 आने का। सो दैट्स नॉट रियली गुड। अच्छा कुलसूम, यही बात आपसे भी कि कोयटा या फिर कराची, आज जो मैच है जरा कोयटा पे पहले बात करते हैं। चांस कितना है कोयटा का कराची के आगे? कोयटा का चांस बहुत कम है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि मैंने बताया था कि जो कॉम्बिनेशन वो नहीं बन रहा। अब जैसन रॉय ठीक है, वो प्लेयर है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे। तो मार्टिन गुप्ता भी खेल रहे हैं, लेकिन वो जब यहाँ पर पाकिस्तानी पिचेस में खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक इनिंग्स अच्छी थी, 92 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वही बात आती है कॉम्बिनेशन वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। कोयटा ये वही टीम थी जो पहले, दूसरे, तीसरे सीजन में टॉप पर थी, और इनके कुछ प्लेयर्स जो थे, कैवन पीटरसन की बात करें, बैन कटिंग की बात करें, तो ये उस वक्त के प्लेयर्स थे जिन्होंने कोयटा को आगे मतलब एक चैंपियन बनवाया था, और उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उसमें उमर अकमल भी शामिल थे। लेकिन जब उमर अकमल काफ़ी अरसे बाद आए और उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं, तो वो परफॉर्मेंस सिर्फ वो नहीं रही, लेकिन लकीली उन्होंने कल अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वो आज परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि टीम जो है वो आज जीत जाए, लेकिन फिर भी इनके लिए मसला ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी इनके पास है। पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस बाकी हैं, वो डेफिनेटली 2-3 मैचेस तो ज़रूर जीतेंगे, तो फिर भी उनका मुश्किल लगता है मुझे। आज के मैच में आपको लगता है कि कोयटा थोड़ी बेहतर है कराची के मुकाबले में? नहीं, मुझे नहीं लगता। वही, ये तो किसी को भी नहीं लग रहा, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई। अच्छा रिजवान भाई, कराची आज के मैच में काशिफ शबीर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी नज़र में 80% टीम कराची या 20% विन प्रेडिक्टर बता रहा है काशिफ भाई का। मेरा विन प्रेडिक्टर तो बिल्कुल उल्टा चला है, क्योंकि जब 2 मेरे जो बहन भाई हैं वो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आई विल गो विद कोयटा। ओए कितना विन प्रेडिक्टर है? 70% जी कोयटा को। माननी जो नहीं है हमारी काशिफ की तो मैंने वैसे ही नहीं माननी होती। लेकिन ये विन प्रेडिक्टर जो है कोई लॉजिकल बात नहीं करता, ये सिर्फ मुकाबलेबाजी में करता है। तो टुल्ला है जी, टुल्ला। लेकिन अगर किसी ने कोई लगानी है बेट शेट, तो मैं बता रहा हूँ कोयटा पे लगा दें आज। एक चीज़ आपको बताऊं, अगर हम इस पर थोड़ी सी बतौर कैप्टन थोड़ी सी सरफराज की इस पूरे सीज़न में और पिछले सीज़न में, कल जीत रही थी टीम, काफ़ी अच्छी सूरत हाल थी, और मज़े की बात ये थी कि बॉल कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, एक टाइम पे काफ़ी दबा लिया था इस्लामाबाद को जब आपने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। वो एक ऐसा मौका था, वहाँ पर कोई एक ऐसे बॉलर का ओवर रखा जाना चाहिए था। ओडेन स्मिथ पे मुझे डिपेंडेंसी समझ नहीं आई कि आप डिपेंड क्यों कर रहे। ये बात गैर ज़रूरी है कि उन्हें छुपा रहे थे तो कहीं तो उन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं करते। इफ्तिखार को बीच में ओवर करवाए थे तो जब फंस रही थी इस्लामाबाद, स्पिन पे जब मनरू मार रहे थे और फिर आउट भी हुए वो स्पिनर के आगे, तो जब इस्लामाबाद को फंसाने के लिए इफ्तिखार को 2 ओवर और करा देते यार इफ्तिखार को, ताकि आप किसी और का ओवर रोक लेते। क्या कहते हैं? नहीं देखें, इफ्तिखार की जो आपने बात की, इफ्तिखार ने एक ही ओवर किया, 19 रन उसने दिए। तो वही नहीं, लेकिन वहाँ पर उसके बाद देखे ना, उस वक्त तो सबको मार पड़ रही थी। नहीं, इफ्तिखार का बनता ही नहीं था, वहाँ पर बनता ही पेस अटैक का था जिसको आप बॉलिंग दे सकते थे।
क्योंकि इफ्तिखार जो है बिग टर्नर भी नहीं है गेंद के, और वो वहाँ पर फ़हीम अशरफ उसको छोड़ते हैं ना। और दूसरी बात है कि ऑडियंस में उसके बाद तो कर सकते थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी सरफराज की बिल्कुल ठीक थी। ओडियन स्मिथ वाली नहीं, ये स्ट्रैटेजी उसकी ये थी कि इतना प्रेशर डालो इसके ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, कि आखिरी ओवर में 15-20 रन कम से कम रह जाएं, ताकि ओडियन स्मिथ का ओवर वहाँ पर आप निकाल लें। आप देखें हमेशा ऐसे ही होता है, आपका पेनल्टीमेट ओवर जो होता है वो आप अपने बेस्ट बॉलर को देते हैं ताकि आखिरी ओवर के लिए मैक्सिमम रन्स को बचाते हैं आप। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने बेस्ट बॉलर को आप जो है वो आखिरी ओवर में लेकर आए, ये हमेशा ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनती है। वो ठीक उनकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन कल ओडियन स्मिथ इतने बुरे बॉलर नहीं है जितने कल उन्होंने अपने आप को साबित किया। बिल्कुल आप देखें ना, शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल इकट्ठे खड़े हुए थे और सर्कल के अंदर थे, और उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की बात करें उसमें सिर्फ गाइड किया है, उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप और शॉर्ट पिच गेंद करा दी। वो तो कोई किसी बच्चे को भी कर देते, वो हल्का सा बैट लगाता और गेंद ऊपर से निकल जाता। बच्चा नहीं भाई, अच्छा खेला नहीं, वो बहुत अच्छा खेला। दूसरी गेंद उन्होंने हल्की सी चेंज ऑफ पेस की, लेकिन वो इतनी अच्छी बंद कराई कि एक्स्ट्रा कवर पे चौका लग गया। तो फिर ये गेंद देखिए ओडियन बड़ी शॉर्ट पिच, पहली बॉल इतनी शॉर्ट थी जिसको आप गाइड वाली बात कर रहे हैं, मतलब इतनी स्पेस के ऊपर तो आप इस तरह नहीं कर सकते ना। नहीं, कल उनका दिन ही नहीं था। देखें ऐसा हो जाता है, कभी बॉलर का नहीं दिन होता, उसकी बॉल सही जगह पे नहीं पड़ रही होती, बॉलर नहीं है। लेकिन कल बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन कल देखें, कल जो बॉल की नसीम शाह ने बहुत अच्छी की, कॉलन मनरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, चार्ज करना चाहते थे, आपको पेस उसकी सीम पोजीशन कल नसीम शाह की नजर आ रही थी, बॉल जिस तरह उन्होंने पकड़ी थी, रिस्ट मूवमेंट उनकी बिल्कुल परफेक्ट थी, सीम पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट थी, पढ़ने के बाद सही गेंद अंदर जा आ रही थी, दोनों तरफ स्विंग उनको मिल रही थी। लेकिन कल कॉलन मनरो बहुत अच्छा खेले, वो तो पहले 6 ओवर में 72 तो उन्होंने बनाकर गेम वैसे ही निकाल दी थी। उसके बावजूद कोयटा वापस आ गई ना, कोयटा वापस देखें विकेट्स, लेकिन वहां पर जो असल गेम खेली है वो खेली है आजम खान ने। आजम खान ने बिल्कुल अपनी चलिए एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, तो यहीं से बात को शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।